अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं ये माइक ऑन करना भूल गया था, तो ये 2-4 मिनट ज़ाया ही हो गए। तो एनीवेज मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स में सेल कल्चर की टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है, फिर सेल कल्चर मीडिया कैसे बनाते हैं, सेल कल्चर मीडिया के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ये अब होपफुली आपको पता है। तो इस बैकग्राउंड के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है, जो कि लेक्चर नंबर 7 है, वो है कि सेल ग्रोथ एंड सेल पैसेज। तो सेल पैसेज मीन्स सब कल्चरिंग के सेल कल्चर में नेक्स्ट सेल को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर कुछ हम हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल को कैसे सेल सरफेस से कैसे उनको खड़ा जाता है, डिटैच कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो सेल कल्चर जो है उसकी वो कैसे ग्रो करता है, उसमें हमने पढ़ा था कि सेल की बहुत सारी कलें रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि सेल कल्चर मीडिया पूरी करता है। सेल कल्चर मीडिया के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स तकरीबन होते हैं जो सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। फिर इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिशन के अलावा सेल्स रिक्वायर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ए पर्टिकुलर पीएच, ऑस्मोलैरिटी, फिर ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये हम सेल कल्चर इनक्यूबेटर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं CO2 इनक्यूबेटर। उसमें हम एक ख़ास करें CO2 की एक ख़ास परसेंटेज होती है, 5 to 10% वो प्रोवाइड करते हैं, एक ख़ास टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ऑस्मोलैरिटी और pH वगैरह ये मीडिया के ज़रिए हम प्रोवाइड करते हैं। और फिर इनहिबिटरी सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए हम स्पेशल प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं। वो क्या है कि जब सेल ग्रो करते हैं तो रेस्पिरेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होती हैं। इससे क्या है, सेल कल्चर मीडिया की जो है पीएच वो चेंज होती है और वक्त के साथ साथ वो एसिडिक होती है। शुरू में वो पीएच जो है तकरीबन एल्कलाइन होती है, जो कि फिनोल रेड इंडिकेटर उसके अंदर ऐड किया होता है, और वो उसके कलर से हम मॉनिटर करते हैं कि अब पीएच क्या होगी। ठीक है, अगर रेड कलर है तो मीन्स इट इज स्लाइटली बेसिक। तो जैसे जैसे सेल ग्रो करते जाएंगे तो पीएच उसकी चेंज होती रहती है, और यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक होती जाती है, और फिर एक ख़ास स्टेज आ जाती है कि वो हमें इंडिकेशन मिलती है कि अब सेल को हमें हार्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज सेल विल डाई। तो जैसे आपने बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ा कि बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं तो बैक्टीरिया का एक साइकिल होता है ग्रोथ का। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है, इसकी एक लैग फेज होती है, फिर लॉग फेज होती है, फिर स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज। तो इसी तरह यूकैरियोटिक सेल जब हम ये सेल कल्चर में ग्रो करते हैं तो ये भी तकरीबन उसी तरह का ही मुख्तलिफ फेजेस से ग्रो ये उससे गो थ्रू होते हैं। तो सबसे पहले फर्ज करें आपने सेल कल्चर फ्लास्क ली, उसके अंदर आपने मीडिया डाला है खास अमाउंट में। डिफरेंट सेल फ्लास्क के डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो जब आप उसमें मीडिया ऐड कर लिया और उसमें अब सेल ऐड करने हैं, तो वो सेल डिटरमिन किया जाता है कि कितने सेल ऐड करने हैं, नंबर ऑफ सेल काउंट किए जाते हैं पहले। बट एनीवेज आपने सेल भी ऐड कर दी है, तो क्या है कि सेल जो है वो अब एक लैग फेज से गुजरते हैं। वो अपने आप को माहौल से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। सेल आपको बताया था कि सेल जो है होते हैं, कुछ हैं वो सस्पेंशन में ग्रो करते हैं, उनके लिए अटैचमेंट ज़रूरी नहीं होती, और कुछ हैं उनको हम कहते हैं एंकरेज डिपेंडेंट सेल। तो उन्हें सरफेस चाहिए अटैच होने के लिए, फिर वो ग्रोथ को स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो लैग फेज में होते हैं। तो जब ऑप्टिमम उनको कंडीशन मिल जाती हैं, तो सरफेस मिल जाती है, तो वो लैग से लॉग फेज में आते हैं, जिसमें सेल डिवाइड होते हैं 1 से 2, 2 से 4। तो एक्सपोनेंशियली दे स्टार्ट ग्रोइंग। तो एक्सपोनेंशियल फेज में सेल तेज़ी से ग्रो करते हैं। और फिर क्या होता है कि लॉग फेज में जो सेल हैं, अब हर सेल की जो ग्रो करने की स्पीड है वो डिफरेंट होगी डिपेंडिंग टू सेल किस टाइप का है, उसकी ओरिजिन क्या है। प्राइमरी सेल होंगे वो रिलेटिव स्लो ग्रो करेंगे, जो सेल लाइंस होंगी वो हो सकता है स्पीड से ग्रो करें। फिर फर्दर उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। तो जिस तरह बैक्टीरिया मुख्तलिफ स्पीड से वो ग्रो करते हैं, तो उनको हम कहते हैं उनकी जनरेशन टाइम्स दैट इज डिफरेंट।
बट एनीवेज जब सेल ग्रो करते हैं तो उनकी जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं या टॉक्सिक प्रोडक्ट वो एक्यूमुलेट होती हैं, तो उसे कलर मॉनिटर हम करते रहते हैं साथ साथ। तो अब इससे रेलेवेंट एक टर्म बोली जाती है, इसको हम कहते हैं कन्फ्लुएंसी या कन्फ्लुएंट हो जाना सेल मोनोलेयर का। तो मोनोलेयर जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्या है कि वन सेल थिक जो एक लेयर बन जाती है सेल कल्चर की जो बॉटम है उस पर, उसको हम कहते हैं कि दैट इज मोनोलेयर। तो जैसे जैसे सेल अब बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली जो जो सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो भी तो कवर हो रही है ना। तो जब हम कहते हैं कि कन्फ्लुएंसी अचीव हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल कल्चर फ्लास्क में अवेलेबल सरफेस है बॉटम पे वो अब तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो इसको हम ऐसे भी कह देते हैं कि 100% कन्फ्लुएंसी हैज़ बीन अचीव। तो अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी ऐसी जगह अब बाकी नहीं बची सेल कल्चर की जो फ्लास्क है उसकी बॉटम पे जहाँ पर सेल जाके अटैच हों और फर्दर ग्रो कर सकें। ठीक है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं कन्फ्लुएंसी अचीव हो जाना। तो वो एक इंडिकेशन होती है कि अब आपका टाइम आ गया है कि आपने सेल को हार्वेस्ट करना है, इसको नेक्स्ट जो है या तो इसको फ्रीज कर दें, सेव कर दें, या फिर इसको नेक्स्ट मीडिया में शिफ्ट करें और न्यू फ्लास्क में शिफ्ट करें। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा उससे कि सेल जो हैं डाई होना शुरू हो जाएंगे और आपका जो सारा प्रोसेस है वो यानी कि उसको करने की फिर कहने वो ज़ाया हो जाएगा। तो उनको अब नेक्स्ट कन्फ्लुएंसी अचीव होने के बाद आपको सेल कल्चर मीडिया या तो सेल कल्चर मीडिया चेंज कर दें अगर थोड़ी बहुत सरफेस अवेलेबल हो, अगर नहीं तो उसको आप फिर हार्वेस्ट करके नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट कर दें, जिसको हम कहते हैं सब कल्चर करना। तो इसमें एक चीज़ जो रेलेवेंट हो सकता है पिछले लेक्चर में ना समझ आई हो वो ये थी कि जो होते हैं कैंसर सेल या सेल लाइंस वो दे कैन स्टिल ग्रो ऑन वन एंड अदर, यानी कि सेल जो मोनोलेयर बन गई है अगर उनको आप मीडिया चेंज कर दें तो हो सकता है वो एक सेल के ऊपर दूसरा सेल और एक पाइल क्रिएट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो वो इतनी करें रिक्वायर्ड नहीं होती। उसके मुकाबले में कुछ और सेल होते हैं जो कि उनको बारे में हम कहते हैं दे आर नॉर्मल सेल और वो दे शो कंटैक्ट इनहिबिशन मींस दे डू नॉट ग्रो ऑन वन एंड अदर, यानी सेल पाइल जैसे गंदम की बोरियां दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं वो इस तरह एक दूसरे के ऊपर नहीं होते। तो आप ये नोट में एक इमेज है मैंने उसमें दिखाया है कि कंटैक्ट इनहिबिशन क्या है। तो ये सिंपल ये है कि जो सेल लाइंस होती हैं दे डू नॉट शो कंटैक्ट इनहिबिशन, जबकि जो नॉर्मल सेल होते हैं दे शो कंटैक्ट इनहिबिशन। सो दे विल ऑलवेज मेक मोनोलेयर, दे विल नॉट फॉर्म मल्टीपल लेयर्स इन द सेल कल्चर फ्लास्क। अदरवाइज बाकी इसमें यह है कि जब सेल कल्चर के अंदर कन्फ्लुएंसी अचीव हो जाती है तो अब नेक्स्ट जैसे मैंने बताया कि आपने उसको पैसेज करना है, उसको नेक्स्ट सब कल्चर करना है, तो उसमें हम पैसेज नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको हमने काउंट करना होता है। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्राइमरी सेल कल्चर में। सेल लाइन जो हैं बिकॉज उनकी तो नेचुरल प्रॉपर्टी है, उन्होंने तो ग्रो करते ही रहना, जैसे ही आप उनको फ्रेश मीडिया देंगे, नई सरफेस देंगे, दे विल कीप ऑन ग्रोइंग, बट स्टिल counting or maintaining a record of their passage number, that is very important। तो जब एक दफ़ा कन्फ्लुएंसी अचीव होगी और आपने नेक्स्ट क्लास में लगा दिया तो उसका मतलब है कि अब उसका एक पैसेज या वन कल्चर हैज़ बीन अचीव, तो वो पैसेज नंबर काउंट कर लेते हैं। तो अब इसमें जो है कि सेल को जब आपने रिमूव करना है सेल सरफेस से तो उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो इसकी दो बेसिक टेक्निक्स हैं। तो और ये दोनों टेक्निक्स जो हैं वो एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स के लिए ही यूज़ होती हैं। एंकरेज वो सेल जिनके लिए एंकरेज डिपेंडेंट ज़रूरी नहीं है उनको हम क्या कहते हैं, दे आर सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर जो हैं उनके लिए आपको सेल सरफेस से उनको उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिंपली आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सेल आप हार्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो एंकरेज डिपेंडेंट सेल हैं उनके लिए आपको दो मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग दी सेल कल्चर्स और दूसरे को हम कहते हैं एंजाइमेटिक मेथड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम मैकेनिकल मेथड से ही कह लें, आपको ये मैं हार्वेस्टिंग का प्रोटोकॉल बताऊंगा
और कुछ वीडियोस हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और जो एंजाइमेटिक मेथड है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो एनीवेज होता क्या है बेसिकली इन दोनों टेक्निक्स में कि जो मैकेनिकल मेथड है उसमें हम एक रबर पॉलिशमैन या एक वेज शेप जो होता है उसको हम कहते हैं सेल स्क्रैपर, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अगेन मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो दिखाऊंगा। तो होता क्या, ये ऐसे ही है जैसे ये फ्रिज में जब बर्फ़ हो जाती है जमा, तो उसको रिमूव करने के लिए हम एक प्लास्टिक का स्क्रैपर यूज़ करते हैं। तो उसी तरह के छोटे छोटे रबर स्क्रैपर होते हैं सेल कल्चर के लिए भी, वेज शेप सॉफ्ट रबर के कहने वो बने होते हैं, उसके साथ ग्लास राड या प्लास्टिक राड लगा होता है, तो उसको रबर पुलिसमैन भी कह देते हैं या उसको आप सेल स्क्रैपर भी कह लें। तो एनीवेज यानी कि मैकेनिकल मेथड में ये यूज़ होता है। तो वो करता क्या है कि वो सिंपली आप जहाँ सेल फ्लास्क की बॉटम पे अटैच होते हैं तो उसको आप मैकेनिकली विद हैंड आप उसको स्क्रैप करते हैं। तो मेथड कोई भी हो, हर एक के कोई ना कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें चूँकि आप मैकेनिकल सेल को खुरच रहे हैं तो वो सेल को डैमेज भी करेगा, लेकिन जितना जेंटली आप करेंगे उसको और सेल स्क्रैपर की क्वालिटी अच्छी होगी तो सेल डैमेज कम से कम होगी। तो फिर इसमें आ जाता है कि जब आप सेल स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं तो आपको फिर उसके बाद उसमें कोई मीडिया ऐड करना पड़ता है आपको। तो वो जनरली उसे हम कहते हैं दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्री मीडिया। ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये ऐसे कह लें आइंस हैं, एलिमेंट्स हैं कि जो कि जो सेल की जो अटैचमेंट होती है ना, सेल टू सेल अटैचमेंट या सेल टू अदर सरफेस अटैचमेंट, उसको ये एनहांस करते हैं। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है सेल के दरमियान, सेल टू सेल जो कंटैक्ट होता है, एडिशन होती है, उसके अंदर जो मैट्रिक्स है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम होता है। अगर आप कैल्शियम मैग्नीशियम फ्री सोल्यूशन यूज़ करेंगे तो वो एनहांस करता है डिटैचमेंट को। ठीक है, तो ये जनरली मीडिया जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कैल्शियम मैग्नीशियम है या दैट इज कैल्शियम मैग्नीशियम फ्री। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया आपको मैकेनिकल मेथड। फिर आ जाता है एंजाइमेटिक मेथड। तो डेफिनेटली एंजाइमेटिक मेथड में कोई एंजाइम यूज़ होता है, तो जनरली जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है ट्रिप्सिन। लेकिन ट्रिप्सिन के अलावा कोलेजिनेज और प्रोनेज, ये दो और एंजाइम भी यूज़ होते हैं। तो कोलेजन ये बड़ा यानी कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो कोलेजिनेज मीन जो कोलेजन फाइबर्स को डिग्रेड करता है। तो मकसद आ जा के क्या है कि जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, सेल की जो अटैचमेंट है आपस में या सेल सरफेस के साथ, उसको आपने वीक करना है, डिग्रेड करना है। तो उसके लिए आपको प्रोटियोलिटिक एंजाइम चाहिए। तो ये ट्रिप्सिन, कोलेजिनेज और प्रोनेज, दीज आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो उस अटैचमेंट को ये ख़त्म करते हैं। तो मोस्टली जो एंजाइमेटिक मेथड है उनमें ये एंजाइम यूज़ होंगे या कोई एक होगा, और उसके साथ फिर एंजाइमेटिक जो मेथड होता है उसमें एंजाइम सॉल्यूशन के साथ उसमें EDTA भी ऐड की जाती है, थाइलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। उसकी वजह क्या है कि EDTA इज कॉल्ड ए किलेटिंग एजेंट, और ये कैल्शियम मैग्नीशियम जो है उसको अपने साथ अटैच कर लेता है। उसकी जो अवेलेबिलिटी है सॉल्यूशन के अंदर उसको ये ख़त्म कर देता है या कम कर देता है। तो मोस्टली जो ट्रिप्सिन या कोई भी एंजाइम के जो सॉल्यूशन होंगे एंजाइमेटिक हार्वेस्टिंग के दौरान, उसके अंदर EDTA भी ऐड होगा। तो ये आपके साथ अगेन मैं आज के लेक्चर के जो मटेरियल उसमें आपको एक वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, उसमें भी आप देखेंगे कि EDTA सॉल्यूशन अलॉन्ग विद सम एंजाइम इज यूज्ड टू हार्वेस्ट द सेल्स। तो ये दो मेथड आपको मैंने ज़रा ब्रीफ किए कि हार्वेस्टिंग क्या है, कब करते हैं, ठीक है, और इसके दो मेथड कौन से हैं। तो होपफुली इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो ये दोनों मेथड जो है हार्वेस्टिंग के, ये यूज़ होते हैं एनकरेज डिपेंडेंट सेल के लिए या सेल लाइन के लिए, चाहे वो प्राइमरी सेल हो या सेल लाइन हो। दूसरे जो सेल हैं जिनको एनकरेज नहीं चाहिए, जिनको हम मैंने बताया कि सस्पेंशन कल्चर कहते हैं, तो उसके लिए आपको एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट या मैकेनिकल मेथड की ज़रूरत नहीं होती। वो सिंपली आप वो टिश्यू कल्चर फ्लास्क में ग्रो कर लें, या उनको रोलर बॉटल्स कहते हैं, गोल बॉटल्स होती हैं,
सेल कल्चर फ्लास्क मैंने आपको पहले शेयर की थी इमेजेस, तो मज़ीद आज की वीडियोस देखेंगे उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो जो सेल सस्पेंशन कल्चर होते हैं, जो सस्पेंशन में ग्रो कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक के टेस्ट ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तो इसको आप कहते हैं सस्पेंशन कल्चर है वो। तो ऐसे सेल को चूँकि सरफेस के साथ अटैचमेंट मस्ट नहीं होती, तो दे ग्रो वेरी वेल इन द सस्पेंशन कल्चर, और उसमें कन्फ्लुएंसी वो टर्बिडिटी से ही मेजर की जा सकती है कि सेल की टर्बिडिटी कितनी हो गई है। तो उसके बाद मीडियम का कलर भी इंडिकेट करता है कि वो मीडिया जो है वो येलो हो गया है बिल्कुल, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर एसिड प्रोड्यूस हो गए हैं, इसलिए उसको हार्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो उसके हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, सिंपली सेंट्रीफ्यूज करें आप उसको, और सेल नीचे बैठ जाएंगे, और जो मीडिया होगा स्पेंट मीडिया या जो वेस्ट होने वाला मीडिया है वो ऊपर होगा, और जो पैलेट है उसको आप फ्रेश मीडिया के अंदर उसको दोबारा उसको डाइल्यूट कर लें। तो अब बात आ जाती है कि जब आपने नेक्स्ट सेल ट्रांसफ़र करने नेक्स्ट फ्लास्क में, तो उसमें दो टेक्निक यूज़ होती हैं। उसको हम कहते हैं या तो सेल काउंटिंग करें आप, या आप स्प्लिट रेशो यूज़ करें। तो ये दो टर्मिनोलॉजी, स्प्लिट रेशो और सेल काउंटिंग। तो सेल काउंटिंग हीमोसाइटोमीटर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि सेल काउंट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीमोसाइटोमीटर। नंबर ऑफ सेल्स पर ml ऑफ द टिश्यू कल्चर मीडिया, आप जब आपको पता चल ही जाए तो फिर डिपेंडिंग के कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सेल्स पर ml आप यूज़ करते हैं टू सीड द नेक्स्ट प्लेट। दूसरा जो मेथड है जो ज़्यादा कन्वीनियंट है और मोस्टली अगर कोई और रिक्वायरमेंट ना हो तो वो यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं स्प्लिट रेशो। तो स्प्लिट रेशो बेसिकली क्या है कि आप फर्ज करें 1:5 एक स्प्लिट रेशो यूज़ होती है। तो उसका मतलब क्या है कि आप फर्ज करें 5 ml जो है सेल आपने हार्वेस्ट किए, हार्वेस्टिंग के दौरान 5 ml किए, तो उसके 5 हिस्से करें तो एक हिस्सा आप जो है वो उसको नेक्स्ट ट्रांसफ़र करेंगे, और 4 हिस्से यानी कि 4 ml जो है वो आप उसको फ्रीज कर लें बेशक, ठीक है। तो 5 ml में से 1 ml लेके आप उसको नेक्स्ट फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दें, तो इसको हम कहते हैं 1:5 स्प्लिट रेशो। तो यानी कि सादा तरीका है लेकिन वेरी पॉपुलर व्हेन परफॉर्मिंग सेल कल्चर। तो लेकिन जो परफेक्ट मेथड है, एक्यूरेट मेथड है, वो काउंटिंग वाला ही है, लेकिन जब रूटीन में सेल को ग्रो करना हो तो स्प्लिटिंग परफॉर्म की जाती है। तो स्प्लिटिंग में जो मेन चीज़ मैं अक्सर क्वेश्चन भी पूछता होता हूँ पेपर में भी, तो वो यही है कि इसमें आपने जो ओरिजिनल सेल कल्चर किया है उसमें जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से इसको आप कंसीडर करते हैं, ना कि नेक्स्ट प्लेट या नेक्स्ट फ्लास्क जिसमें आपने ट्रांसफ़र करना है उसके वॉल्यूम को कंसीडर करें, ठीक है। नेक्स्ट फ्लास्क में हो सकता है आप सेल 1 ml सेल को आप 20 ml में ऐड कर दें, 40 में कर दें, दैट डजेंट मैटर। जो 1:5 स्प्लिटिंग है ये डिपेंड करती है आपके ओरिजिनल सेल कल्चर के वॉल्यूम पर, ठीक है। तो इसके बाद अब आ जाती है चीज़ कि प्रोटोकॉल क्या है, ये बैकग्राउंड बताना ज़रूरी था, अदरवाइज सेल कल्चर जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करें तो दैट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। हम रिटन प्रोटोकॉल पहले डेवलप करते हैं जब भी कोई काम करना होता है लैब में, अब कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, ये नहीं है कि ऐसे ही आए और परफॉर्म करना शुरू कर दिया। आपने पहले प्लान करना होता है कि मैंने क्या काम करना है, मुझे इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या रिएजेंट चाहिए, क्या मुझे इसके लिए ग्लासवेयर चाहिए, प्लास्टिक वेयर क्या चाहिए, इक्विपमेंट क्या चाहिए होगा, और कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो मैकेनिकल मेथड के लिए मटेरियल्स एंड प्रिपरेशन, तो इसमें क्या चाहिए अब आपको कि फ्लास्क ऑफ वेरियस सेल टाइप्स टू ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो जो भी अवेलेबल हो लैब में या स्टॉक में कि भी कोई ना कोई आपको सेल कल्चर की फ्लास्क चाहिए जिसके अंदर सेल ऑलरेडी ग्रो हुए हों और कन्फ्लुएंट हो गए हों, ठीक है। और 100% सेल सरफेस ऑक्यूपाई हो तो उसको हम कहते हैं 100% कन्फ्लुएंट। अगर आप उसको थोड़ा सा पहले हार्वेस्ट कर लें तो उसको हम कहते हैं फर्ज करें 80%, 90%। तो इस तरह की टर्म्स भी यूज़ होती हैं कि 80% कन्फ्लुएंसी अचीव्ड एंड देन सेल हार्वेस्टेड। तो ये चीज़ ज़रा पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है आपको चाहिए कि एक फ्लास्क चाहिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कन्फ्लुएंट फ्लास्क
ऑफ L929 सेल। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, L929 ज़रूरी नहीं है, ये आपको पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है जी कि वीरो सेल की एक फ्लास्क आपके पास है, उसको आप कैसे हार्वेस्ट करेंगे, या BH के सेल है या कोई और सेल है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मैं बता रहा हूँ, आगे चल के जो आएंगे प्रोटोकॉल उसमें भी लिखी होंगी। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये भी एक सेल लाइन है L929, तो इसकी जगह कोई भी हो सकती है। और कन्फ्लुएंट फ्लास्क 25 सेंटीमीटर, ये भी कोई मस्ट नहीं है, लेकिन जस्ट डिफरेंट साइजेस होते हैं फ्लास्क के, 25 भी हो सकती है, 50, 75, इससे बड़ी भी हो सकती हैं। तो मेन चीज़ जो आपको समझनी है वो कि कन्फ्लुएंट क्या मतलब है इसका। इसका मतलब यह है कि भाई ऑलरेडी कोई फ्लास्क है जिसके अंदर सेल ग्रो हो चुके हैं। और फिर चाहिए आपको मीडिया, ईगल एसेंशियल मीडिया चाहिए जिसके अंदर 5% फीटल बोवाइन सीरम ऐड किया गया हो। तो ये क्यों किया है ये आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो फिर आ जाता है जी कि स्टीराइल रबर पुलिसमैन या सेल स्क्रैपर चाहिए और पाइपर्स चाहिए आपको। फिर स्टीराइल आपको फ्लास्क चाहिए जिसके अंदर आपने सेल को ट्रांसफ़र करना है, पैसेज करना है, सब कल्चर करना है। फिर डीकंटामिनेशन पैन या आपको बड़ा बीकर चाहिए, आपको वाटर बाथ चाहिए मेनली। और सबसे मेन चीज़ जो है कि एक तो सेल कल्चर जो फैसिलिटी होती है उधर लाजमी बात है कि एक सेफ्टी कैबिनेट होगा, वो तो मस्ट है, वो भी चाहिए। तो एनीवेज ये मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई थी, जो एक सेल कल्चर की रिक्वायरमेंट होती है वो एक अलग प्रोसेस है। बट एनीवेज प्रोटोकॉल में क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी अवेलेबल सेल कल्चर फ्लास्क है कन्फ्लुएंट, उसको आप अंडर माइक्रोस्कोप, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व करेंगे और चेक करेंगे कि सेल की मॉर्फोलॉजी क्या है, आर दे अटैच टू द सरफेस आर नॉट। तो ये सब जानना क्यों ज़रूरी है कि अगर एक सेल लाइन है और आपको पता है कि ये एंकरेज डिपेंडेंट सेल है, तो दे मस्ट बी अटैच टू द सेल सरफेस। अगर वो ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे तो उसका मतलब क्या है कि वो सेल ऑलरेडी डाई हो चुके हैं, तो उसको अब आगे ट्रांसफ़र करने का फ़ायदा कोई नहीं कि वो डेड हैं। तो हेल्थ स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले आप अंडर माइक्रोस्कोप चेक कर लें कि वेदर द सेल्स आर हेल्दी एंड दे हैव नॉर्मली अटैच टू द सरफेस, और उनकी कन्फ्लुएंसी का भी पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, रिमूव ईगल्स मिनिमम एसेंशियल मीडिया जो कि फ्रिज में नॉर्मली पड़ा होता है, तो उसको आपने फ्रिज से निकाल के उसको वाटर बाथ 37 पे आपने उसको रख देना ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर क्या करना है कि ये ऊपर वाली बात थी कि भी सेल कल्चर फ्लास्क जो अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करें, उसकी कन्फ्लुएंसी जो है उसको इंस्पेक्ट करें। अगर वो नॉर्मल हैं तो ठीक, अगर मोस्टली सेल डेड हैं तो आप फ्लास्क चेंज कर लें। तो ये जस्ट उसका हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए आप स्टेप है। फिर आ जाता है कि एसेप्टिकली डिकेंट द स्पेंट मीडियम फ्रॉम द फ्लास्क इनटू द डिकंटामिनेशन पैन, यानी फ्लास्क में जो ऑलरेडी मीडिया मौजूद था जो कि यानी कि क्या कह लें उसके अंदर वेस्ट मटेरियल होंगे, तो उसको आपने डिकेंट करना है, उसको रिमूव करना है ताकि आप उसमें आप फ्रेश मीडिया ऐड करें। तो डिकंटामिनेशन पैन साथ ही सेल कल्चर फ्लास्क सेल सेफ्टी कैबिनेट में पड़ा होता है, उसके अंदर आप डिस्कार्ड कर देंगे उसको, जो भी स्पेंट मीडिया है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि 3 ml आपने वार्म जो कि ईगल मिनिमम एसेंशियल मीडिया आपने बाहर रखा था उसको आपने ऐड करना है फ्लास्क के अंदर। उसको जेंटली पहले कह लें उसको रोटेट करें फ्लास्क के अंदर, और स्क्रैप द सेल मोनोलेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फ्लास्क विद द स्टीराइल रबर पुलिसमैन, यानी कि वो जो स्क्रैपर उसके साथ सेल को मैक्सिमम जिधर जिधर भी सेल अटैच है अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते जाएं और उसको स्क्रैप करके उसको सेल को डिटैच कर दें। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ए पाइपट उसको 5-6 दफ़ा उसको ऊपर नीचे उसकी जो सस्पेंशन है उसको आप अप एंड डाउन यानी पाइपट करें ताकि वो सेल जो हैं क्लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो नई फ्लास्क है जिसके अंदर आपने ये सेल ट्रांसफ़र करने हैं उसके अंदर तकरीबन 5 ml आप मीडिया फ्रेश मीडिया ऐड कर दें। ठीक है, तो अब आपके पास 2 फ्लास्क हैं, एक जिसके अंदर आपने 3 ml मीडिया ऐड करके उसको सेल को स्क्रैप कर दिया विद मैकेनिकल मेथड, और दूसरी फ्लास्क है अब आपके पास जिसके अंदर आपने फ्रेश मीडिया ऐड कर दिया है, सेल कल्चर मीडिया।
तो इसमें अब ये डिफरेंट रेशोज बताई गई हैं। इसका कंसेप्ट ज़रा आप समझें कि 1:5, 110, 120, 130 ये कोई भी रेशो यूज़ की जा सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी अपनी जो है कन्वेंस पे कि आपको क्या ज़्यादा इजी है, कन्वीनियंस क्या है आपकी। फ़र्क क्या है, 1:5 स्प्लिट रेशो परफॉर्म करेंगे तो 3 ml आपके पास सेल कल्चर सस्पेंशन है तो मीन 3000 माइक्रोलीटर। तो उसको 5 के अगर हिस्से करें तो एक हिस्सा जो है वो तकरीबन 600 माइक्रोलीटर बनता है या 0.6 ml। तो आपने बेसिकली उस 3 ml सस्पेंशन से 0.6 ml या 600 माइक्रोलीटर लेने हैं और नेक्स्ट क्लास जिसमें आपने 5 ml मीडिया है उसमें ऐड कर देना है। तो उसका क्या होगा कि जो कन्फ्लुएंसी है वो अचीव हो जाएगी विद इन 2 डेज। ठीक है, 2 दिन के अंदर सेल जो है वो सेल सरफेस ऑक्यूपाई कर लेंगे और आप 2 दिन के बाद टाइम आ जाएगा कि आप नेक्स्ट क्लास में से भी सेल को हार्वेस्ट करें और फिर फर्दर अपना यानी कि उसको पैसेज करें या सब कल्चर करें। अगर आप 1:10 यूज़ करेंगे स्प्लिट रेशो तो उसमें डेफिनेटली आप 0.3 ml फिर सेल लेंगे, यानी उससे तकरीबन आधे। और उसका क्या होगा कि इफेक्ट क्या होगा कि वो इट विल टेक 4 days टू गेट कन्फ्लुएंसी। ठीक है, सेल आपने कम कर दिए, वॉल्यूम जो नेक्स्ट क्लास का है वो उतना ही है, मीडिया भी उसके अंदर उतना ही है, तो उसको 4 दिन लगेंगे। ठीक है, इसी तरह 120 होगी तो अमाउंट जो है वो 0.15 ml है और नंबर ऑफ डेज तकरीबन 5 से 6 और 1:30 स्प्लिट रेशो हो तो 6 to 7 days विल बी रिक्वायर्ड और टू अचीव कन्फ्लुएंसी। और जो वॉल्यूम आप ट्रांसफ़र करना है वो सिर्फ 0.1 ml यानी 100 माइक्रोलीटर आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसमें आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप स्प्लिट रेशो चेंज कर क्यों रहे हैं, आपका मकसद क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा 1 हफ्ते बाद आके सेल चेक करें तो ये स्प्लिट रेशो यूज़ कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट वीक आप इसी दिन इसी वीक काम करना है, तो उसको स्प्लिट रेशो कम कर दें। तो ये सारी डिपेंड करता है आपकी अपनी कन्वीनियंस पे। बट एनीवेज आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज स्प्लिट रेशो, इसका डिफरेंट एग्जांपल्स और ये वॉल्यूम, ये मैं अक्सर पूछ लेता हूँ पेपर में, ये आपको समझ आनी चाहिए। तो फिर आ जाता है जी कि आपने स्प्लिटिंग परफॉर्म करके नेक्स्ट क्लास में जो है रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो आपने ऐड कर दिया। तो फिर क्या करना है कि कैप द फ्लास्क टाइटली एंड टिल्ट जेंटली टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट द सेल। सेल को आपने वो टिल्ट करना ताकि सारी सरफेस पे वो स्प्रेड हो जाए। ठीक है, वो सारी सरफेस जो है सेल कल्चर फ्लास्क की ऑक्यूपाई हो जाए। फिर आपने उसको लेबल करना है फ्लास्क को, जो कि बहुत मस्ट होता है। लेबलिंग के बगैर कोई भी कह लें जो इनक्यूबेटर में आप चीज़ रखेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते। तो फ्लास्क की लेबलिंग कैसे करनी है कि आपने मेंशन करना है सेल की टाइप कौन सी थी, उसका सब कल्चर या पैसेज नंबर क्या है, कौन सी स्प्लिट रेशो आपने यूज़ की, किस डेट को आपने ये कल्चरिंग की और अपना नाम। तो ये एग्जांपल आपके सामने है। इस तरह आप इसको लेबल करके रख देंगे। किस और रखेंगे कहाँ, CO2 इनक्यूबेटर में। ये नॉर्मल इनक्यूबेटर में सेल नहीं ग्रो करते, तो CO2 इनक्यूबेटर स्पेशल इनक्यूबेटर होता है जिसमें खास परसेंटेज और कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मल एयर है उसके अंदर मौजूद होगी। तो फिर उसको आपने लूज द कैप टू अलाउ CO2 इंटर। तो जब आपने सेल कल्चर फ्लास्क में रखनी है ये सॉरी सेफ्टी कैबिनेट सॉरी क्या कहते हैं इनक्यूबेटर में सेल कल्चर फ्लास्क रखनी है, तो ये इसका जो लिड है उसको हल्का सा लूज करना ताकि CO2 पेनिट्रेट कर सके। टाइट रखेंगे तो CO2 तो नहीं मिलेगी ना उसको। तो एनीवेज ये बेसिक से स्टेप हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इनको इनका सीक्वेंस, इनकी सिग्निफिकेंस होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो जनरली कहा जाता है कि सेल कल्चरिंग जो है वो इतनी कह लें टफ नहीं है, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको मेंटेन रखना और उसको कंटेमिनेशन फ्री ये सारा जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करना ये ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। क्योंकि कंटेमिनेशन आ गई तो सेल कल्चर जो है वो यानी कि उसका वो फ़ायदा कोई नहीं है। आ जाके सारा प्रोसीजर जो है आप करते क्यों हैं कि ताकि आपके पास सेल मोनोलेयर बन जाए या सेल कल्चर सस्पेंशन कल्चर बन जाए, उसमें आप फिर अपनी मर्जी का जो वायरस है वो आप उसको इनोकुलेट करें और ग्रो करें। तो ये डिफरेंट स्टेप हैं, तो इसको मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ।
तो आज के मेथड में आपने जो सीखा वो यही है कि सेल कैसे ग्रो करते हैं, किन फेजेस से ग्रो वो गो थ्रू होते हैं, फिर उसकी हार्वेस्टिंग किस स्टेज पे करनी है, हार्वेस्टिंग के मेथड जो कि मैंने आपको मैकेनिकल मेथड बताया। आज के लेक्चर के मटेरियल में आप देखेंगे कि वीडियो है विद सेल स्क्रैपर, उसको आप देखें। और फिर जो एंजाइमेटिक मेथड है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मतलब पूछ सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं वीडियो देखने के बाद। यही जो वीडियो है आपकी, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, इसको आपको LMS पे भी अपलोड कर दूंगा, ये यूट्यूब चैनल है उधर भी अपलोड कर दूंगा, तो जहां आपको कन्वीनियंट हो उसको आप देखें और सीखने की कोशिश करें। और और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी 2 मिनट हैं आपके पास, अगर आप कोई क्वेश्चन है ज़हन में तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं ये